नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस बीए में पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमें देखना है कि बीए 4th सेमेस्टर का यूनिट नंबर 2 जो कि है आवास योजना। तो आज हम आवास योजना के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका अर्थ समझते हैं कि आवास योजना का अर्थ क्या होता है। आवास मतलब होता है मकान या घर, और योजना मतलब होता है कि किसी कार्य को करने से पहले जो योजना बनाई जाती है, जो सोच विचार किया जाता है, उसको कहा जाता है योजना। तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा आवास होता है उसको बनाने से पहले या किस तरीके से हम बनाएं उसको क्या कहा जाएगा, आवास योजना। तो इसमें आवास योजना के सिद्धांत के बारे में देखते हैं। आवास योजना कोई अलग प्रक्रिया नहीं है। आयोजन की प्रक्रिया को कई बार प्रभावित करते हैं कि ये कारण काल विशेष के संदर्भ में बदलते रहते हैं। जैसे श्री साने व देखमुख ने इस कारणों को भवन निर्माण की ही संज्ञा दी है, लेकिन ये सिद्धांत सार्वलौकिक या गणित व विज्ञान के सिद्धांतों के समान सख्त नहीं है। तो इस तरीके से हम देखें तो जो आवास योजना के सिद्धांत होते हैं उसको एक एक सिद्धांत करके विस्तार में समझाया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आमुख। आमुख अंग्रेजी भाषा के ओरिएंटेशन शब्द का अर्थ है, जिसका तात्पर्य होता है कि आकाश के पूर्वी भाग की स्थिति। मतलब जो हमारा मकान का जो आमुख होता है वो किस तरफ होना चाहिए। तो जिस तरफ से सूर्य का निकलना होता है उसी तरफ होना चाहिए, तथा आकाश के पूर्वी भाग की स्थिति। आवास योजना में प्रक्रिया आमुख का विशेष स्थान होता है, विशेष महत्व होता है कि हमारे घर का गेट किस तरफ है। तो ये बहुत मायने रखता है। जलवायु अलग अलग होने के कारण आमुख की स्थिति भी अलग अलग हो सकती है। शीत क्षेत्र में जैसे मकान में सारे दिन प्रकाश व धूप की ज़रूरत होती है, तो वहाँ दक्षिण मुखी आमुख होना चाहिए, तथा गर्म क्षेत्र में उत्तर मुखी आमुख अधिक उचित माना जाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस दिशा की तरफ हमारा आमुख जो होता है वो होना चाहिए। सामान्य रूप से आमुख को निम्नांकित कारक प्रभावित करते हैं, जैसे सूर्य का भ्रमक चक्कर, वायु की दिशा, वर्षा की गति व दिशा, भूखंड की स्थिति। अब इसमें हम देखते हैं कि आमुख के 2 प्रमुख तत्व होते हैं, एक दिशा व बाह्य रूप। दिशा क्या होता है, जैसे यह आयोजक का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। जैसे श्री साने के अनुसार मकान की दीवारें व दरवाजों में खिड़कियां की ऐसी स्थिति हो जिसमें धूप, हवा व अन्य प्राकृतिक दृश्यों का भरपूर आनंद उठा सके। मनुष्य का हमेशा से ही प्रकृति से लगाव रहा है, तथा प्रकृति के द्वारा ही स्फूर्ति व शक्ति का संचार होता है। यह व्यवस्था स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी होती है। दरवाजे तथा खिड़कियां ऐसे होने चाहिए जिसमें घर में सूर्य का प्रकाश आ सके, तथा अतिथि कक्ष में दक्षिण पूर्व या उत्तर पूर्व से प्रकाश आना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे घर का जो दिशा होता है इस तरीके से बनाना चाहिए। उसके बाद बाह्य रूप देखते हैं क्या होता है। जैसे घर का बाहरी रूप जो आकर्षित करने वाला होना चाहिए, वो देखने में आकर्षित लगना चाहिए। श्री देशपांडे के अनुसार प्रोस्पेक्ट का अर्थ ये हुआ कि प्रभाव से जो देखने वाले को बाहर से देखने में प्रभावित लगता है। घर की बाहरी संरचना आकर्षित करने वाली होनी चाहिए। कोई बाहर से घर हमारा देखे तो हाँ लगना चाहिए कि ये किसी का घर बना हुआ है, तथा वो देखने में अच्छा लगना चाहिए। पहला आपने सिद्धांत देखा आमुख। अब दूसरा देखेंगे बृहदता। बृहदता का तात्पर्य कक्ष में न्यूनतम स्थान का अधिकाधिक प्रयोग करने से। बृहदता का मतलब क्या हुआ कि कम से कम जगह का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना। इसका उद्देश्य ये है कि स्थान की अधिक से अधिक बचत करना। बृहदता का प्रभाव पैदा करने के लिए आर्किटेक्चर निम्नलिखित विधियों का प्रयोग कर सकता है। जैसे कमरे को आयताकार बनाकर, कमरे में संवातन की उचित व्यवस्था करके, कमरे की छत अधिक ऊंची ना हो, दीवारों में कवर्ड, वार्डरोब, टॉड व अलमारियाँ देकर दीवारें, छत व फर्श निरंतरता में हों। तीसरा हम देखते हैं समूहीकरण। मकान में एक दूसरे के कमरे में आने जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। मकान में साधारणतः 3 समूह होते हैं। 3 समूह कौन से हो? पहले हम देशपांडे के अनुसार देखेंगे कि समूहीकरण होता क्या है। जैसे समूहीकरण का तात्पर्य हुआ कि कमरों की आपसी स्थिति को देखते हुए उसकी व्यवस्था
करना, जैसे एक दूसरे से कमरा जो है वो कनेक्टेड होना चाहिए कि उस कमरे में ज़रूरत है तो आसानी से जा सके, उसमें ज़रूरत है तो आसानी से जा सके। जैसे बरामदा अतिथि कक्ष में खुलना चाहिए। रसोई घर, भोजन कक्ष व भंडार घर से एक दूसरे के पास होने चाहिए क्योंकि यह तीनों आपस में संबंधित होते हैं। इससे गृहिणी को सुविधा रहती है। तथा शयन कक्ष अतिथि कक्ष से दूर होना चाहिए जिससे कि एकांतता बनी रहे। वर्तमान में स्नानागार व शौचालय शयन कक्ष से जुड़े हुए होते हैं, यह व्यवस्था उचित रहती है। तो इस तरीके से आपने देखा। अगला सिद्धांत हम देखेंगे स्वच्छता। परिवार के व्यक्तियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से मकान में प्रकाश, वायु विजन व स्वच्छता की से संबंधित साधनों की व्यवस्था के लिए प्रावधान होनी चाहिए। घर में स्वास्थ्य से दृष्टिकोण से धूप आने की व्यवस्था बहुत जरूरी है। प्रकाश दो प्रकार का होता है, जैसे प्राकृतिक व कृत्रिम। प्राकृतिक प्रकाश के लिए तो हमारे दरवाजे होते हैं, खिड़कियां होती हैं, और जो कृत्रिम प्रकाश होता है उसको तो हम इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा कनेक्टेड कर सकते हैं। उसके बाद अगला है संवहन। मकान में सही संवहन का होना भी बहुत आवश्यक है। इसके बिना मकान में एकांतता की कमी रहेगी क्योंकि आना जाना कमरे में से करना ही होगा। संवहन के दो प्रकार हुए। पहला है क्षैतिज संवहन। ये क्षैतिज संवहन का मतलब वो जो चौड़ाई में होते हैं। इसका अर्थ है कि एक ही तल पर आना जाना, एक कमरे से दूसरे कमरे को जोड़ने वाला रास्ता सीधा ही होना चाहिए तथा उनमें पर्याप्त हवा तथा प्रकाश की व्यवस्था भी होना चाहिए, नहीं तो आने जाने को वाले को समस्या होती है। तथा बहुत से परिवार लॉबी व गलियों की स्थान पर गलत प्रयोग समझते हैं। इस प्रकार वे इसके लिए कोई व्यवस्था आयोजित नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह के मकान में रहने से पश्चात वह खुद यह सोचते हैं कि हर कमरे के लिए स्वतंत्र रास्ता होना चाहिए तथा ये जरूरी भी है। तो इस तरीके से आपने देखा। और दूसरा क्या हुआ, लंबवत रास्ता जो लंबाई में होता है। इसका तात्पर्य है कि एक तल से दूसरे तल तक जाने के लिए साधन। वर्तमान में सार्वजनिक इमारतों के लिए लिफ्ट रहती है, लेकिन घरों में सामान्य रूप से सीढ़ी का ही प्रयोग किया जाता है। अतः सीढ़ियों का प्रयोग भी बहुत अधिक होता है क्योंकि उनका आयोजन सावधानीपूर्वक भी किया जाना चाहिए। उसके बाद देखते हैं परिवर्तनशीलता। हर एक परिवार की वर्तमान व भविष्य की आवश्यकताओं में बदलाव आना स्वाभाविक है। परिवार बढ़ने के लिए उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है तथा ऐसे समय में यह जरूरी है कि वह अलग अलग कमरों में परिवर्तनशीलता व नमनीयता हो, जिससे कि उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सके। जैसे शयन कक्ष में अध्ययन कक्ष का समावेश, रसोई घर में खाने कमरे का समावेश। इस तरीके से कमरा ऐसा बनाना चाहिए कि अगर किसी और के लिए हम उसमें एडजस्ट होना चाहें तो हो सकते हैं। जैसे सोने के कमरे में हम पढ़ने की व्यवस्था कर लें, किचन में हम खाने की व्यवस्था कर लें, इस तरीके से। उसके बाद क्या है, एकांतता। घर के आयोजन में एकांतता की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। पुराने समय में एकांतता को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में इसका घरों पे बहुत ध्यान दिया जाता है क्योंकि एकांतता से ही शांति, आंतरिक शक्ति व मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। एकांतता दो प्रकार की होती है। पहला क्या है, वातायन। वातायन का अर्थ है कि शुद्ध वायु का प्रवेश व अशुद्ध वायु से छुटकारा पाने का ढंग। शाह काले व पातकी के अनुसार किसी भी स्थान की सुविधाजनक स्थिति को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक व यांत्रिक ढंग से वायु की आपूर्ति तथा निष्कासन। इनका मानना ये है कि किसी भी जगह को शांतिपूर्वक बनाए रखने के लिए कि शुद्ध वायु की जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे प्रत्येक घर के लिए शुद्ध वायु के लिए आवागमन की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध वायु व प्रकाश का स्वास्थ्य से बहुत ही गहरा संबंध होता है। प्रत्येक मनुष्य श्वास से दूषित वायु निकलती है तथा मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड व होती है। उसके बाद अगला है मितव्ययिता। मितव्ययिता का संबंध आयोजन से होता है कि कम से कम खर्चों में ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था कर लेना। वर्तमान में सभी जगह महंगाई है, साधन भी सीमा से परे होता जा रहा है। अतएव निर्माणकर्ता यह कोशिश करता है कि वे बहुत अधिक ना हो तथा घर सुंदर व सुविधाजनक हो। तो मितव्ययिता का मतलब ही होता है कि कम से कम खर्चों में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लेना। उसके बाद क्या है, सुंदरता।
आधुनिक समय में घर की महत्वता पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इसके साथ ही सुंदरता को भी ध्यान में रखा जाता है। सुंदरता हमें शांति व प्रसन्नता की अनुभूति प्रदान करती है। उसके बाद आगे हम देखते हैं निर्मित एवं अनिर्मित स्थान की आवश्यकता। जैसे गृह योजना के दो भाग हो गए, एक निर्मित तथा ढका हुआ हो गया, दूसरा अनिर्मित तथा खुला हुआ हो गया। निर्मित अथवा ढका हुआ क्षेत्र भूखंड के जिस भाग में हम रहने के लिए कमरे आदि को बनाया जाता है उसे निर्मित क्षेत्र कहा जाता है। इस भाग में अलग अलग क्रियाओं के लिए कक्षों का निर्माण किया जाता है। इसी क्षेत्र में आवास की भी व्यवस्था होती है। इसमें स्वास्थ्य व सुविधा के दृष्टिकोण से वायु, धूप व प्रकाश की सुविधा होती है तथा ये नियम विभिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद अगला है अनिर्मित या खुला क्षेत्र। घर में जितना निर्मित क्षेत्र जरूरी है उतना ही अनिर्मित क्षेत्र भी जरूरी होता है। इसकी आवश्यकता निम्न प्रकार है। इसकी आवश्यकता क्यों होती है? जैसे घर की सुंदरता तथा प्राकृतिक सौंदर्य के लिए, धूप, वायु व प्रकाश के लिए, घर में शादी व जन्मदिन मनाने के लिए, विभिन्न आवश्यक क्रियाएं जैसे कपड़े धोने व सुखाने के लिए, मनोरंजनात्मक क्रियाएं जैसे खेल कूद, सर्दियों में धूप तथा गर्मियों में बैठने व सोने के लिए आदि। उसके बाद हम देखते हैं कि विभिन्न आय समूहों के लिए आवास योजना। जैसे विभिन्न आय समूह, अलग अलग आय समूह के लोग होते हैं। जैसे 3 स्तर के लोग होते हैं, एक उच्च स्तर के लोग, एक मध्यम स्तर के लोग, एक निम्न स्तर के लोग। तो सभी लोग अपनी जो आवास योजना बनाते हैं वो अपने स्तर के हिसाब से बनाते हैं। जैसे प्रत्येक परिवार अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार मकान का निर्माण करवाता है। आवास की योजना स्वास्थ्य स्थान के अनुसार ही परिवर्तित होती है। जैसे कस्बे, नगर व महानगर, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाएं की जाती है। तो कुल मिलाकर के यही हम समझेंगे कि लोग अपने आय के हिसाब से ही अपने मकान का आयोजन करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं विभिन्न आय वर्गों के लिए वांछनीय भूखंड। जैसे आवास के लिए भूखंड का माप व्यक्ति अपनी आर्थिक परिस्थितियों के लिए ही चयन करता है। आर्थिकता के आधार पर समाज को 3 मुख्य आय वर्गों में विभाजित किया गया। जैसे निम्न आय, वह वर्ग जो मात्र अपनी आवश्यक ज़रूरतों को ही पूरा कर पाता है, वो निम्न आय कहलाता है। मध्यम आय वर्ग, वह वर्ग जो आरामदायक ज़रूरतों को पूरा कर पाता है। और उच्च आय वर्ग, वह वर्ग जो विलासिता पूर्वक ज़रूरतों की पूर्ति कर पाता है। तो इस तरीके से इसमें हमने सेकेंड यूनिट पूरा कवर किया है। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।